हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज पार्ट 5 में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं किस तरह से मुग़ल का डिक्लाइन हो जाता है, मुग़ल के जो एम्परर्स हैं वो किस तरह से हारते चले जाते हैं, और उसके बाद कैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कॉलोनीज़ बनाती है, कहाँ से उनकी थिंकिंग आती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है ना कर्नाटिक वॉर से। देखो ये कर्नाटिक वर्ड जो है ना वो दिया था यूरोपियन पीपल ने, कौन सी एरिया को, कोरोमंडल कोस्ट को, ये ईस्टर्न वाली पार्ट एरिया को, बे ऑफ बंगाल के साइड के, ठीक है, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता था। वो वाले एरिया को इन लोगों ने कर्नाटिक नाम दे दिया, ठीक है, साउथ इंडिया, हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सदर्न ईस्ट पार्ट एक्चुअली, ठीक। उसके बाद है ना क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो निज़ाम जब मर जाता है ना, हैदराबाद वाला निज़ाम एरिया वाला, तो उसके बाद है ना बहुत सारे लोग जो है वो राइवलरीज हो जाती हैं, आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि इस गद्दी पे कौन बैठेगा करके। वो भी एक मेजर रीज़न था। और फिर है ना दो बंदरों के बीच में हम देखेंगे, दो बिल्लियों के बीच में कैसे बंदर जो है रोटी की बाजी मार जाता है, वही वाला हाल यहाँ पर हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो हमने देखा 1730 के टाइम पे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि किस तरह से सारे जो है जगह वो टूटती जा रही थी, डिफ्रेगमेंटेशन हो रहा था, एंड उसकी वजह से सभी इंडिपेंडेंटली अपना अपना जो राज्य है उसको रन करने लगे। हाँ, बस नाम के लिए मुग़ल के नाम पे रह गए थे, बाकी अपना अपना जो राज्य है वो खुद ही इंडिपेंडेंटली रन कर रहे थे। बस ये प्रॉमिस कर दिया था कि हाँ, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ, आपकी जंग में, मुगल्स की बात कर रही हूँ, मुगल्स को कहते थे कि हाँ, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, अपनी जो है सेना आपकी इसमें भेज देंगे लड़ाइयों में। तो स्मॉल ग्रुप्स में बढ़ गई। उसके बाद फिर जो है जैसे कि राजपूत हो गया, मराठा, जाट, मैंने आपको मैप बनाकर भी दिखाया था। हाँ, मैप से याद आया कि जो नोट्स है ना, इजी पीजी नोट्स है, वो मैंने पोस्ट में डाला है और उसके साथ मैप्स भी डाला है ताकि आप मैप्स को देख सकें। ये पूरा इलेबरेटेड एक्सप्लेनेशन है, फिर उसको समराइज़ करके डाला है ताकि आप ये एक्सप्लेनेशन सुने और उसको इजीली समझ सकें, ठीक। लेकिन वो नोट्स आप उसके बनाना, ओके। फिर कैसे दिल्ली, मैसूर, बंगाल, हैदराबाद और मद्रास जो है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स बन जाते हैं ट्रेड के। आई एम सो सॉरी, ठीक। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑन द ईस्ट कोस्ट। अब ये मैंने आपको बोला ना कि यहाँ लड़ाई चल रही थी, बहुत खतरनाक वाली लड़ाई चल रही थी इस साइड पे, साउथ में, ठीक है। अब ये साउथ में सबसे पहला वॉर यहाँ पे जीतते हैं ना जब ये ब्रिटिशर्स, तो इनको आइडिया आता है कॉलोनी बसाने का, फिर ये कॉन्कर करने वाले दिमाग पे। अब ये यहाँ से जीतने के बाद ना, फिर मैं आगे वाले लेक्चर में बताऊँगी आपको कि किस तरह से वो बंगाल हथियाते हैं, वहाँ पे आएगा बैटल एक, ठीक है। फिर सब मदुरै, तंजौर, जो मराठास रूल कर रहे थे, तंजौर, फिर ट्रिचिनोपोली, कर्नाटक सल्तनत, हैदराबाद के निज़ाम, और कैपिटल, देखो ये कैपिटल अर्कॉट है ना, देखो जब भी याद रखिएगा, किसी भी ताकत के शासन में आपने देखा होगा कि कैपिटल अगर किसी ने किसी भी जगह का हथिया लिया और वहाँ पर उसने राज करना शुरू किया तो उसका जो है ना मनोबल बढ़ जाता है, और वो बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे, कैपिटल का किसी भी अन्य जो है अलग ताकत के हाथ में आ जाना। दैट वॉज अ वेरी दैट यूज टू बी वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। चलो, हैदराबाद एंड मराठा पॉलिटिक्स। अब होता ये है कि हैदराबाद डिक्लाइन करने लगती है निज़ाम के मरने के बाद, फिर ठीक है, उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपांड करती है, देखेंगे वो आगे वाले पार्ट में कैसे। और जो मराठास रूल कर रहे थे ना तंजौर को, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं कर्नाटिक पॉलिटिक्स में, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जब वहाँ पर लड़ते हैं मराठास से, तो उसमें कौन इंटरफेयर करने जाता है, पेशवा बालाजी बाजीराव, ओके। वो जाकर वहाँ पे कर्नाटिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं। अब सीज ऑफ ट्रिचिनोपोली, देखो ये चीज़ याद रखिएगा आप, निज़ाम्स आर्मीज बिसेज ट्रिचिनोपोली फॉर 6 मंथ। निज़ाम की आर्मी 6 महीनों तक ट्रिचिनोपोली को प्रोटेक्ट करती रही, लड़ती रही। उसके बाद मराठास ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। मराठास ने सरेंडर कर दिया, कह दिया कि ठीक है, जो है वो हार जाते हैं।
फिर निज़ाम है ना कंट्रोल पा लेता है कर्नाटक रीजन के पास। उसके बाद निज़ाम फिर क्या कर देता है, लिमिटेड मतलब ब्रिटिशर्स को और फ्रांस को बोलता है कि आप जो है अब यहाँ पे ट्रेड है ना हमारे हिसाब से करेंगे आप। ये कब होता है, 1743 की बात है। ओके, एक तो ना इन सारी चीज़ों के साथ ना इंग्लिश और फ्रांस का भी आपस में बिल्कुल नहीं बन रहा था। कभी वो लोग ट्रीटी साइन कर ले रहे थे और कभी कभी उन लोग बहुत भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऑस्ट्रिया जो है ना वो ब्रिटेन के साथ मिलके फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। ये कब की बात है, 1740 से 1748 तक। फ्रांस ने ना बहुत ज़्यादा जो है ना लोन वगैरह भी ले रखा था ऑस्ट्रिया के लोगों से, फ्रांस के राजा ने। ठीक है, आप ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखेंगे ग्रेड 9 के। फिर जो राइवलरी है ना, ये राइवलरी सिर्फ यूरोप तक नहीं रह गई, ठीक है, ये राइवलरी इंडिया में भी आ गई। मतलब फिर उसके बाद जब ये झगड़ा यूरोप में चल रहा था ना, तो वहाँ के शिप्स आके इन लोगों को ऐसे बता देते थे कि अरे वहाँ पे जो है डिस्प्यूट हो रहा है, इंग्लिश और फ्रांस में लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर भी दोनों लड़ने लगे अपने अपने पावर्स को स्थापित करने के लिए। ओके, और ये दोनों लोग अब यहाँ से एंटर करेंगे। मतलब जैसे दो मौसियाँ लड़ रही हैं, तो फ्रांस इस मौसी के पास आ जाता है और ब्रिटिश इस मौसी के पास, कहते कि चलो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब ये वाली सिचुएशन आती है आगे। ओके, ठीक है, अब वो मौसी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए। मतलब वो जो वहाँ पे राजा थे और जो कॉन्कर करना चाह रहा था वो ज़मीन, मतलब इंटरनल मैटर में अब आ गए थे ये लोग। अब यहीं से ब्रिटिशर्स है ना कमी पा जाते हैं। और ये वो एरा था ना जहाँ पर जब जो है मॉडर्न वेपन्स है ना, यूरोप में मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल होने लगा और मुगल्स के पास मॉडर्न वेपन तो था नहीं। एक ना मेजर ये भी रीज़न था हारने का, क्योंकि मॉडर्न वेपन्स के आगे टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। ओके, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब यहाँ से देखो मेंस के लिए भी आपके इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं इससे ना, मतलब कंफ्यूजिंग होता है ये थोड़ा सा। तो आपको ये वाली चीज़ है ना, मैं लास्ट में देखो ऐसे टेबल बना के रखा है मैंने, पहले यहाँ समझ लेंगे उसके बाद वो टेबल देखेंगे। बस इतना याद रखना है कौन किसके साथ था। ठीक, जैसे ब्रिटिशर्स किसके साथ थे और फ्रांस वाले किसके साथ थे, कौन से रूलर के साथ थे और कौन से कॉन्कर के साथ थे, मतलब वो चीज़ आपको बस याद रखनी है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ना, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए बोल रही हूँ, थोड़ा भूल जाते हैं। ठीक, बिगिन विथ व्हेन इंग्लिश नेवी कैप्चर्ड फ्रेंच मर्चेंट शिप्स इन एशिया। अब एशियन पार्ट में ईस्ट इंडीज़ वाले पार्ट में क्या करते हैं ये ब्रिटिशर्स, इंग्लिश पीपल, फ्रांस की ना मर्चेंट नेवीज ही जो है पकड़ लेते हैं। और अब यहाँ पर जो है ऑलरेडी फ्रांस वीक हो गया था इंडिया में, लेकिन फिर भी ये जो डुप्लेक्स है ना, डुप्लेक्स, इसका नाम याद रखना, ये बहुत ही स्मार्ट इंसान रहता है। देखो, जंग जीतने के लिए बहादुरी के साथ नीति का भी बहुत होना ज़रूरी है कि आप किस तरह से जंग लड़ रहे हैं। जैसे बहुत बड़ी आर्मी लेकर ही जंग नहीं लड़ी जा सकती थी ना, थोड़ी सी आर्मी या वीक आर्मी को भी लेके किस तरह से आप जीत सकते हैं, ऐसा मतलब दिमाग था इसके पास, डुप्लेक्स के पास। तो डुप्लेक्स क्या करता है ना, गवर्नर डुप्लेक्स और जो ये लॉ बॉर्डनियस है ना फ्रांस की नेवी को लेकर फाइट करते हैं, वापस से लड़ते हैं ब्रिटिशर्स से वहाँ पर, ठीक है, और अपनी जगह वापस लेने की कोशिश करते हैं। फिर इंग्लिश पीपल है ना, वो जाके ना हेल्प मांगते हैं किससे, नवाब अनवरुद्दीन से। अभी इसको याद रखिएगा, ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन से, जो कर्नाटक का नवाब था, उससे जाके मदद मांगते हैं। और ये लोग जो है ना फ्रांस के लोग, ये चंदा साहिब, देखो ये दोनों के बीच में लड़ाई थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। ये चाहता था कि ये कर्नाटक का नवाब बने, लेकिन बना बैठा ये था, ठीक है। अब इंग्लिश वाले लोग हैं ना, जो कुर्सी पे होते हैं, याद रखिएगा, जो लोग थ्रोन पे थे उस समय उनके साथ थे, और फ्रांस वाले ना उनके साथ जाके मिल जा रहे थे जो उस थ्रोन को हथियाना चाहते थे। तो ये जो चंदा साहिब था ना, ये यहाँ पर जाके बैठना चाहता था कर्नाटक वाले जगह में। तो फ्रांस सपोर्ट करता है चंदा साहिब का, इंग्लिश सपोर्ट करते हैं नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटक का, ठीक है। बैटल ऑफ सेंट थॉम, देखो ये कब होता है, 1746 में।
फ्रांस है ना डिफीट कर देती है, फ्रांस यहाँ पर डिफीट कर देती है अनवरुद्दीन फोर्सेस को। ओके, याद रहेगा, फ्रांस यहाँ पे डिफीट कर देती है। मद्रास कैप्चर कर लेती है फ्रांस, और फिर उसके बाद रिटर्न भी कर देती है 1748 में। मतलब ये दोनों ना आपस में लड़ रहे थे, कोई कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था, ऐसे वाला सिस्टम चल रहा था। तो क्या करते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि भाई अब लड़ाई वड़ाई बंद करो, और 1748 में ना ये लोग ट्रीटी साइन करते हैं। ये याद रखेंगे, 1748 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। ये ट्रीटी साइन होती है, उसमें ये रहता है कि तुमने जो मेरी ज़मीन हथियाई थी अब मुझे वापस कर दो, और मैंने तुम्हारी जो ज़मीन हथियाई थी, मतलब फ्रांस जो इंग्लिश की ज़मीन हथियाया था वो उसको वापस कर दिया, और जो इंग्लिश पीपल ने फ्रांस की ज़मीन हथियाई थी उन लोगों ने उसको वापस कर दिया। ठीक है, फर्स्ट में टाई वाली बात हो जाती है, मतलब कोई नहीं जीतता है। ठीक, फिर ये वॉर जो है ना सुपेरिटी दिखा रही थी कि किस तरह से इस साउथ इंडिया में नेवी का जो है बड़ा दबदबा बन गया था, किस तरह से यूरोपियन कंट्री साउथ इंडिया में अपना पावर स्थापित कर रही थी, मतलब पावरफुल हो गई थी। ठीक, दुश्मन दुश्मन मसोरे भाई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर होता है, पहले में हमने क्या देखा कि पहले में कोई नहीं जीता है ना, बस संधि हो गई, बोथ वर लाइक कि ओके फाइन, अभी तुम अपना रखो मैं अपना रखता हूँ, आराम से चलेंगे। लेकिन फिर सेकेंड कर्नाटिक वॉर होता है। देखो, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर सिर्फ 2 साल के लिए था ना, 46 to 48। अभी सेकेंड वाला 5 साल चलता है, 1749 से 1754 तक। ठीक, अब यहाँ पर ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, आई एम सो सॉरी, निज़ाम अशफ झा वन ना मर जाता है 1748 में, टाटा बाय बाय ख़त्म। फिर उसका जो बेटा है, कज़िन है, ठीक है, उसका जो बेटा है सॉरी नाजिर जंग, वो बनता है निज़ाम अशफ झा का। लेकिन इसका जो कज़िन है ना, अब वो यही वाली बात आ गई, ये दोनों में जैसे राइवलरी चल रहा था कर्नाटक के लिए, अब इन दोनों में राइवलरी चलती है, किसके किसके बीच में, मुजफ्फर और नाजिर जंग के बीच में, ये दोनों में झगड़ा चलता है थ्रोन के लिए। ओके, फिर मराठास, अब यहाँ पे देखो ये बड़ी मज़ेदार बात है, मराठास है ना रिलीज़ कर देते चंदा साहिब को, ठीक, टू कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट नवाब अनवरुद्दीन। अब ये चंदा साहिब है ना, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, अगर निकाल दिए जाते हैं टीचर्स बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई टीचर एक स्कूल से निकल गया, ठीक है, तो जो वहाँ का मैनेजर होगा वो बोलेगा कि उसको पढ़ाने नहीं आता था इसलिए मैंने निकाल दिया, और जो टीचर होगा वो बोलेगा पैसा नहीं देते थे यार टाइम पे इसलिए मैं निकल गया। मतलब वही वाली बात इसके साथ हो गई थी। चंदा साहिब बोलता था कि मैं खुद जो है लड़ा के ऐसे छुटा के भाग के आया हूँ, और मराठास बोलते थे कि हमने उसको छोड़ा है। ठीक है, अब उसको छोड़ दिया जाता है किससे लड़ने के लिए, नवाब अनवरुद्दीन। नवाब अनवरुद्दीन कहाँ का नवाब था, कर्नाटक का। ठीक है, अब फ्रांस जो है वो सपोर्ट करती है किसका, चंदा साहिब का एंड मुजफ्फर जंग का। ठीक है, याद रखेंगे इसको, यहाँ पे चंदा साहिब का क्या था ओपोनेंट, और यहाँ पर किसका किया, मुजफ्फर जंग का। इंग्लिश ने यहाँ पर सपोर्ट किया था नवाब अनवरुद्दीन का, याद रहेगा, नवाब अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है, वो चीज़ मैं भी आपको समझाती हूँ। और मुजफ्फर जंग का याद है, समझ में आया, जो जो लोग थ्रोन पे बैठे थे उनका सपोर्ट इंग्लिश पीपल ने किया था, और जो जो कॉन्कर करना चाहते थे वो थ्रोन उनका सपोर्ट किया था फ्रांस ने। फ्रांस जीत जाती है, फ्रांस जो है वो जीत। 1749 में बैटल ऑफ अंबर होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में भी देखा था। यहाँ पे अनवरुद्दीन है ना मार दिया जाता है, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा मार दिया जाता है, और नासिर जंग भी मार दिया जाता, तो ये दोनों लोग मर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पावर में कौन आ जाता है, फ्रांस। ठीक है, डुप्लेक्स इतना ज़्यादा स्मार्ट था, सोचिए उसके पास बहुत अच्छी नीति थी। फिर उसके बाद मोहम्मद अली जो है ना बेटा रहता है अनवरुद्दीन का, बोलता है कि मैं अपने बाप का दादा का बदला लूँगा, मतलब ऐसा वाला भावना, कहता है ब्रिटिशर्स को कि मुझे बदला चाहिए अपने पिता के मौत का। तो वो ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाता है, और फिर यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स की बहुत गंदी तरीके से हार होती है फ्रांस से। मतलब उनका कई सारा जो
फैक्ट्रीज है वो हड़प लेते हैं, फोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी तरह से हार होती है, उनके बहुत सारे शिप्स का भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री होती है इसकी, ये आदमी का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव का रोल। 1751 में सोचो, सिर्फ 210 लोगों के साथ मिलके मॉडर्न वेपन की वजह से, यहाँ ये भी बात आप याद रखेंगे, जाकर ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ऑरकुट को ना हथिया लेता है। मैंने आपको पहले बताया था ये बात। ठीक है, कि ऑरकुट क्या था, कैपिटल था, उसको हथिया लेता है और कितने दिन तक उनके अगेंस्ट जो है बहुत बड़ी आर्मी के अगेंस्ट डिफेंस करता है, 53 डेज तक। ठीक है, मैसूर तंजोर एंड मराठास हेल्प क्लाइव बाय अटैकिंग फ्रेंच अलाइज। अब फ्रांस के खिलाफ है ना ये लोग मिलकर किसकी मदद करते हैं, क्लाइव की। ठीक है, क्लाइव की मदद करते हैं फ्रांस को हराने के लिए। फिर चंदा साहिब डिफीट कर दिया जाता है और मार दिया जाता है। मोहम्मद अली बना दिया जाता है नवाब। यहाँ पे आया था ना वो हेल्प मांगने के लिए ब्रिटिशर्स से, अब मोहम्मद अली बन जाता है नवाब ऑफ ऑरकुट। ठीक है, डुप्लेक्स जो है वो फिर से फ्रांस की आर्मी को बुलाता है कि कब, 1754 में वापस से लड़ने के लिए बुलाता है। ठीक है, फिर है ना बहुत लड़ाई होती है। फिर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ब्रिटिश और फ्रांस अग्री कर जाते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम भूल जाते हैं, हम भाई भाई बन जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटी थी ना, मेरे समझ में नहीं आती है क्यों साइन होती थी, हर बार कस्में खाई जाती थी तोड़ने के लिए। तो फिर से क्या होता है ना कि ये ट्रीटी जो है ना एक बाद में ना फिर से टूट जाती है 1758 में। और थर्ड कर्नाटिक वॉर है ना 7 साल के लिए चलता है भाई साहब, सबसे लंबा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबा चलने वाली लड़ाई यही थी, क्योंकि यूरोप में भी लड़ रहे थे, ईस्ट एशिया में भी लड़ रहे थे, इंडिया वाले पार्ट में भी लड़ रहे थे। मतलब पूरी जहाँ जहाँ ये बसे हुए थे ना, ये ब्रिटिश और फ्रांस आपस में ही लड़े जा रहे थे। तो 7 साल तक लड़ाई चली थी ये, पार्ट ऑफ 7 years वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। 1758 में फ्रांस कैप्चर कर लेती है ब्रिटिश फोर्ट विजयनगरम को और सेंट डेविड को, इसको हथिया लेती है। लेकिन जो है ना उसके बाद ब्रिटिश है ना क्या करते हैं ना, फिर इनका जो फ्रांस का शिप्स है ना मसूलीपट्टनम में जो फ्रांस के शिप्स थे ना उसको डिस्ट्रॉय कर लेती है। डिस्ट्रॉय करके फिर वो उनका भारी नुकसान कर देती है। फिर ब्रिटिश डिफीट करती है फ्रांस को बंगाल में, और ये उड़ीसा का, आज उड़ीसा के पार्ट में है, उस टाइम पे बंगाल, मैंने बोला था ना उड़ीसा भी तब बंगाल में था, बंगाल वाली एरिया में। तो चंदेर नागौर और उसके आसपास की जो जगह है उड़ीसा में, आज के प्रेजेंट उड़ीसा में, वो वाली एरिया पे भी कब्जा कर लेती है। फिर 1759 में ब्रिटिश है ना कैप्चर करती है नर्दर्न सरकार्स फ्रॉम हैदराबाद। ये देखो, ये नर्दर्न सरकार्स वाला पार्ट है, वो उड़ीसा बंगाल वाला, ये वाला सदर्न बंगाल वाला। फिर ये वाला पार्ट भी हड़प लेती है। ठीक है, कौन, ब्रिटिशर्स। ओके, फिर निज़ाम से 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश। देखो इनको ना नाम वाम आता नहीं था, तो ये बेचारे कुछ भी बोलते थे। तमिलनाडु में वंदीवासी करके एक जगह है, उसको बोल नहीं पाते थे तो ये लोग वंडीवाश बोलते हैं। जैसे कि अगर इनको गणपति बप्पा बोलने नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, गणपति बापा मोरया। तो उसी तरह से इन लोगों ने मारा था, पूरा नाम का सत्यानाश कर रखा था। तो 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश होती है। ठीक, आफ्टर दिस फ्रांस है ना बहुत बुरी तरह से हार जाती है बेचारी, एकदम मतलब डिक्लाइन हो जाती है यार, नामो निशान नस्तो नाबूद हो जाती है भारत से। अब ये की टर्म याद रखेंगे, डुप्लेक्स के टाइम पे देखो अर्कोट हथियाने के लिए ये जो रॉबर्ट क्लाइव है किसके साथ मिला हुआ था, नवाब अनवरुद्दीन के साथ, मोहम्मद अली के साथ और मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, ये इनके साथ था। और ये जो डुप्लेक्स गवर्नर है ये अर्कोट के नवाब के साथ और हैदराबाद के निज़ाम के साथ था। ओके, यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और जाके आप लोग वो इजी पीजी नोट्स ज़रूर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इजी पीजी नोट्स पर आप ज़रूर जाइएगा।